हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। पहले के लेक्चर में हमने इसका थ्योरी बताया था रोटेशनल डायनामिक्स का। अभी हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द सॉल्व प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है बुक में सॉल्व किया है, फिर भी हम ले रहे हैं। इसकी वजह है कि मुझे गारंटी है कि ये बुक की मेथड आप रिमेंबर नहीं कर सकते और आप इसको समझ भी नहीं सकते। और अगर आपने याद कर लिया ये सिस्टम को, तो ऐसा होगा कि बुक के हर एक प्रॉब्लम आपको याद करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम आपको याद करनी पड़ेगी और हर एक प्रॉब्लम आपको याद करना पड़ेगा। और एग्जाम के टाइम पे आपको इतना लोड रहेगा कि हर एक प्रॉब्लम का हर एक नया ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो ये है कि केवल आपको जनरल टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व करने को आना चाहिए। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये समझाने के लिए मैं प्रॉब्लम बड़ा लिख रहा हूँ, मगर वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, वो एग्जैक्टली बुक के इतना ही छोटा है, प्रोसेसेस बुक के इतने ही है। मगर उसमें से आपको पता चलेगा कि जनरल टेक्निक से कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रिमेम्बरिंग एनी ऑफ द फॉर्मूलाज गिवन इन द बुक लाइक। ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम है, a fan is rotating at 90 rpm. It is then switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. एक लाइन दोबारा लिख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, आपको सबको प्रॉब्लम समझ गया है कि एक फैन पहले 90 आरपीएम में रोटेट कर रहा था। देखो, वो जो फैन था, सिचुएशन फिजिकल सिचुएशन हम दिखाते हैं। ये जो फैन था वो 90 आरपीएम में पहले रोटेट कर रहा था, बाद में इट इज स्विच्ड ऑफ, मतलब बाद में वो रुक गया। बाद में क्या हो गया? रुक गया। ये है इनिशियल स्टेज, हम लोग लिखते हैं इनिशियली। कितना था उसका? 90 आरपीएम। अभी 90 आरपीएम क्या होता है ये हम देखेंगे। और फाइनली क्या हुआ? वो रुक गया। अभी व्हाट इज आरपीएम? 90 आरपीएम मतलब 90 रोटेशंस पर मिनट। पर मिनट आपको मालूम है पर मीन्स डिवाइडेड बाय, तो इसके लिए मैं ऐसा लिखता हूं 90 रोटेशंस पर मिनट। अभी ये तो रोटेशन पर यूनिट, ये तो स्पीड जैसे लग रहा है, मगर हमारे बुक में जो स्पीड का यूनिट है SI वो क्या है? रेडियन पर सेकंड। अभी ये बदलने के लिए हमको इसको रेडियन पर सेकंड में बदलना चाहिए, तो रोटेशंस को हमको क्या करना चाहिए? रेडियंस में। रोटेशन कितना होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक फुल, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। तो एक रोटेशन में हमारे 2 पाई रेडियन होते हैं। तो 90 रोटेशन में कितने रेडियन होंगे? 90 into 2 पाई रेडियन डिवाइडेड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये कट 3 2s are 3 3s are 2 and 2 cut, that is equal to 3 pi radian per second. अभी हमें पता है कि ये 3 pi radian per second का है, वो ओमेगा है, उसको हम ओमेगा नाम से डिस्क्राइब करते हैं। और ये इनिशियल है इसलिए हम उसको ओमेगा 0 बोलेंगे। Therefore, omega 0 is equal to 3 pi radian per second.
अभी फाइनली वो रुक गया। रुक गया मतलब क्या, उसका स्पीड जो है वो 0 हो गया, मतलब फाइनल ओमेगा। उसको बोलना चाहिए एंगुलर स्पीड। वो है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंड। अभी फाइनल जो है उसको हम ओमेगा बोलते हैं, इनिशियल जो है उसको ओमेगा 0 बोलते हैं। हमारे पास और क्या दिया हुआ है देखते हैं। जो दिया हुआ है सब कुछ लिख के लेते हैं। यहाँ तक ओमेगा 0 मिला, यहाँ तक ओमेगा मिला। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 revolutions। 21 revolutions। वो 21 revolutions घुमा, मतलब कितना रेडियन घुमा, 21 into 2 pi रेडियन घुमा। ये तो हम आपको यहाँ पर रोटेशन के समय बोल ही चुके हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन में टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस इस प्रॉब्लम के हिसाब से। लैंग्वेज वाइज देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन रेवोल्यूशंस एंड रोटेशन, बट यहाँ पे रेवोल्यूशन का मीनिंग वही है जो कि रोटेशन का है। तो इतना घूमने के बाद उसने इतना एंगल, वो इतना एंगल आगे गया, कितना है 42 पाई रेडियन, इतना एंगल आगे गया। अभी जो एंगल आगे गया उसके लिए फिजिक्स में नोटेशन क्या है, थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 42 पाई रेडियन। अभी इतना डेटा हमको दिया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। गिवन में ओमेगा 0 इक्वल टू 3 पाई रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंड। बाद में थीटा इज इक्वल टू 42 पाई रेडियन, और बाद में टू फाइंड टी, टी सेकंड। अभी हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा रफ वर्क करना चाहिए। थोड़ा रफ वर्क मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, रफ वर्क। बुक के जैसा मैं रेडीमेड कोई फॉर्मूला आपको दूंगा नहीं, जो आपको मालूम है वही फॉर्मूला लिखता हूँ। आपको 3 फॉर्मूले मालूम है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। ये छोड़ के आपको कुछ मालूम नहीं है, बुक के जैसे कोई स्पेसिफिक फार्मूला मालूम नहीं है। अभी देखना है आपको क्या क्या दिया, ओमेगा 0 ओमेगा थीटा। ओमेगा 0 थीटा यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पे 2 अननोन रहेंगे। थीटा दिया है यहाँ पे, ओमेगा 0 दिया है, यहाँ पे भी 2 अननोन रहेंगे। यहाँ पे ओमेगा दिया है, यहाँ पे ओमेगा 0 दिया है, यहाँ पे भी 2 अननोन है। ऐसा करते हैं, ये तो थोड़ा पड़ा है तो ये हम कैंसिल कर देते हैं। अभी देखते हैं ये दो इक्वेशन से अपना काम चलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, यहाँ पे भी 2 अननोन। पहले हम इस इक्वेशन में जो दिया गया है वो डालेंगे।
calculations. No. Okay. So now we are doing calculations. पहले गिवन डेट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम डालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना है? 0 है। 0 इज इक्वल टू 3 पाई प्लस अल्फा इंटू टी। देयरफॉर माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू 3 pi. Therefore, alpha is equal to 3 pi upon minus t. That is equal to minus 3 pi upon t. अब ये जो अल्फा की वैल्यू है वो हम वहां पर डालते हैं ना। Friends, omega square is equal to omega 0 square plus 2 alpha t. Therefore, omega कितनी है? 0. 0 square is equal to omega 0 square कितना है? 3 pi का स्क्वायर प्लस 2। अल्फा के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस 3 पाई बाई टी इंटू टी। प्लस 2 अल्फा इंटू टी। पॉज करें, पॉज। Hello. Say we have come up to this step. Therefore, t is equal to alpha is equal to 3 pi upon minus t. That is equal to minus 3 pi upon t. अभी हम देखते हैं ये इक्वेशन हमारे कुछ काम का नहीं है। ये थर्ड इक्वेशन जो है उसमें हम डेटा डालते हैं और आंसर निकालते हैं। ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू कितना है? 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर इज 3 पाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 3 पाई बाई टी एंड थीटा। थीटा की वैल्यू है 42 पाई। Therefore, 0 is equal to 9 pi square minus 6 pi by t into 42 pi. That therefore 0 is equal to 9 pi square minus 252 pi square upon t. Therefore, 252 pi square upon t is equal to 9 pi square. Therefore, t is equal to ये कट 252 by 9. That is equal to 28. Now unit for t is second. अभी यहाँ पे दो तीन चीज
इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है assuming the frictional torque is constant। उसका मतलब क्या है? फ्रिक्शनल टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो आपका अल्फा कांस्टेंट है। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है तभी आप ये तीन इक्वेशंस लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दीज इक्वेशंस। तो ये हमारा आंसर है 28 सेकंड्स। ओके, नाउ ये आंसर कैसे है कि आपके नोन स्टेज से आपके अननोन स्टेज तक ये आंसर निकला है। अभी हो सकता है कि ये बुक के 2 स्टेप बहुत आपको कम लगेंगे, मगर इसमें पूरा जो किया है वो बुक का है लेफ्ट हैंड साइड, और इस समय जो पूरा किया है वो पूरा है बुक का राइट हैंड साइड। अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन सब सेम है, केवल इसमें डिटेल्स कैलकुलेशंस के दिखाए हैं और बुक में कैलकुलेशन के डिटेल्स दिखाए नहीं, इतना ही डिफरेंस है। मगर ये स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता था इसके लिए कि आपको जो पता है उसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को आना चाहिए। जो फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है वो लेके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को आना नहीं चाहिए। या तो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग फार्मूला बुक में इन्वेंट किया, वैसे आपको हर एक प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला वो इन्वेंट करने का समय नहीं आना चाहिए। I think this problem is very much clear to you now. With that, I say goodbye.